नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। आज हम इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण तिथियाँ। हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं कौन कौन सी हैं जिन्हें एग्जाम में पूछा जाता है, उन तिथियों के बारे में हम इस क्लास में देखेंगे। वैसे ज़्यादा विस्तृत तरीके से कुछ देखना नहीं है, बस पूछा जाता है कि कौन से काल में, जैसे हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा था, लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, जैसे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो महत्वपूर्ण जो तिथियां पूछी जाती है, प्राचीन भारत के इतिहास की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो इस क्लास में मैंने ऐड की है। उन तिथियों के बारे में हम इस क्लास में देखेंगे। तो फैक्ट चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। तो हम देखते हैं कि किस तिथि को क्या हुआ। ज़्यादा समझाने लायक कुछ इसमें है नहीं, फैक्ट ही है जो उनको हम पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें हम पहले जो तिथि पढ़ते हैं वो है हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का काल कब माना जाता है? 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल, पहले हुई हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में ऋग्वैदिक सभ्यता। तो ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ये ईसा पूर्व क्या है? भगवान ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तिथियां आती है उनको ईसा पूर्व बोला जाता है, और उनके जन्म के बाद की जो तिथि आती है उसे ईस्वी में गिनेंगे। तो भगवान ईसा के जन्म के 2250 साल से 1750 साल पहले जो सभ्यता हुई उसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल, जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई, कौन सा माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? जब वेदों की रचना हुई, जब जाति पाति ये मानी जाने लगी, जब धर्मों में बांट दिया गया और वर्णों में बांट दिया गया कि ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। सबसे पहले कौन सी सभ्यता आएगी? हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में ऋग्वैदिक सभ्यता, उसके बाद में उत्तर वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का काल आ जाएगा 2250 से 1750 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल आ जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक सभ्यता का काल आ जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब लोहे का प्रयोग कब हुआ? 800 ईसा पूर्व में। और तभी एक भारत में एक सभ्यता का प्रसार हुआ। वो कौन सी सभ्यता थी? आर्य सभ्यता। तो लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व में, आर्य सभ्यता का प्रसार 800 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, उनका जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में। इनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में। इनके बाद में एक हस्ती का जन्म और हुआ, वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी ग्राम में। तो महावीर स्वामी जी का जन्म आ गया 599 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कब हुई? 527 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ? 599 ईसा पूर्व में। मोक्ष की प्राप्ति कब हुई? 527 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। इनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। और इनका निर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। और जब गौतम बुद्ध का निर्वाण हुआ तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ किया गया? राजगृह में। इसके जस्ट 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया वैशाली में। कब किया गया? अब इसके जस्ट 100 साल बाद में आ जाएंगे 383 ईसा पूर्व, क्योंकि जब ईसा के जन्म से पहले के गिनते हैं तो इसमें माइनस होते जाएंगे। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति, 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति। कहाँ हुई? वैशाली में। अब सिकंदर का सिंहासनारोहण। अब की सिकंदर के सिंहासनारोहण से हमें क्या मतलब है? तो इससे मतलब है कि सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया। तो पूछ लिया जाता है कि सिकंदर का सिंहासनारोहण कब हुआ था? 335 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। तो इसमें हमने देखा 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता काल,
1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक सभ्यता का काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक सभ्यता का काल, लोहे का प्रयोग 800 ईसा पूर्व हुआ, आर्य सभ्यता का प्रसार 800 ईसा पूर्व हुआ, महावीर स्वामी का जन्म 599 में और उनको निर्वाण की प्राप्ति 527 में, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और उनको निर्वाण की प्राप्ति 483 ईसा पूर्व में, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कब 483 ईसा पूर्व में, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जस्ट उसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, कहाँ, वैशाली के अंदर। सिकंदर का राज्यारोहण कब हुआ, सिंहासन रोहण कब हुआ उसका, तो 335 ईसा पूर्व में, और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 326 ईसा पूर्व में। उसके बाद हम देखते हैं कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई, 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु के बाद में मगध का शासक बना था चंद्रगुप्त मौर्य, कब बना, 322 ईसा पूर्व में। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पंजाब पर आधिपत्य स्थापित किया गया था। 322 में ये मगध की गद्दी पे बैठा, 321 ईसा पूर्व में इसने पंजाब पर आधिपत्य किया, और 305 में सेल्यूकस ने आक्रमण किया था भारत पर, उसको हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और फिर इसकी बेटी से विवाह किया था, हेलेना से, जो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है, चंद्रगुप्त का और हेलेना का विवाह। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई और बिंदुसार का राज्याभिषेक हुआ, जो इसका पुत्र था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म धारण कर लिया था, तो इसने जैन धर्म की जो संलेखना पद्धति आती है उसके द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। कब हुई इसकी मृत्यु, 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ, 322 ईसा पूर्व में। इसने पंजाब पे अधिकार कब किया, 321 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस का भारत पर जब आक्रमण हुआ तो इसने हराया कब, 305 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, 298 ईसा पूर्व में। और बिंदुसार का राज्याभिषेक, जब इसकी मृत्यु होगी तो बिंदुसार का राज्याभिषेक होगा। सम्राट अशोक का जन्म हुआ 294 ईसा पूर्व में, और अशोक का राज्यारोहण कब हुआ, 273 ईसा पूर्व में। और अशोक का राज्याभिषेक इसके 3 साल बाद 269 ईसा पूर्व में। तो सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ, 294 ईसा पूर्व में, और इसका राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में, और अशोक द्वारा धम्म विजय की घोषणा की गई थी, कब की गई थी, 262 ईसा पूर्व में। ये पहले बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, फिर उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, और जब इन्होंने नरसंहार देखा उसके बाद में ये बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। तो सम्राट अशोक का जन्म 294 ईसा पूर्व में, इनका राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व में, इनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में, और इनके द्वारा धम्म विजय की घोषणा 262 ईसा पूर्व में। अब के अशोक का राज्यारोहण तो 273 ईसा पूर्व में हो गया था, फिर इन्होंने राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में क्यों किया, क्योंकि इनके जो और भाई थे उनकी हत्या करने के बाद में इन्होंने राज्याभिषेक किया था। तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की, 261 ईसा पूर्व में। जब सम्राट अशोक ने कलिंग विजय में नरसंहार देखा और उनका मन बदल गया तो उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। तो उसके बाद में उन्होंने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। कब करवाया, 251 ईसा पूर्व में, कहीं पे ये 250 ईसा पूर्व भी मिलता है। पहली बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, राजगृह में, जब भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ, जस्ट उसके 100 साल बाद में, 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक ने करवाया। कब हुआ, 251 ईसा पूर्व में या 250 ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई, 232 ईसा पूर्व में। उसके बाद में पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, उसकी हत्या करके वो गद्दी पर बैठा। कब बैठा, 184 ईसा पूर्व में, और उसने शुंग वंश की नींव डाली। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की नींव कब डाली गई, 184 ईसा पूर्व में। मिनांडर एक शासक था, उसने भारत पे आक्रमण किया। कब किया, 110 ईसा पूर्व में। कण्व वंश का प्रारंभ कब हुआ, 72 ईसा पूर्व में। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का प्रारंभ यानी उसकी नींव कब डाली, जो मौर्य सम्राट था वृहद्रथ, उसकी हत्या करके 184 ईसा पूर्व में। 110 ईसा पूर्व में मिनांडर ने भारत पे आक्रमण किया। 72 ईसा पूर्व में कण्व वंश का प्रारंभ,
और जो विक्रम संवत है, अभी जो हिंदू जिस संवत को मानते हैं, तो विक्रम संवत की स्थापना कब हुई? 58-57 ईसा पूर्व में। इसलिए जो विक्रम संवत का जो कैलेंडर है ये अंग्रेजी के कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। तो 58-57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना हुई। 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। तो सम्राट कनिष्क ने जो संवत की स्थापना की थी, शक संवत, वो 78 वर्ष पीछे चलता है। तो 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क का राज्यारोहण। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? 101 ईस्वी में। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है दक्षिण भारत का। उसका 106 ईस्वी में उसका सिंहासनारोहण हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई? 130 ईस्वी में। तो दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण शासक है सातवाहन वंश का। ये पूछ लिया जाता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का सिंहासनारोहण कब हुआ? 106 ईस्वी में। उसके बाद में गुप्त काल का प्रारंभ। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल का प्रारंभ कब हुआ? 319 ईस्वी में। गुप्त काल का प्रारंभ 319 ईस्वी में। 320 ईस्वी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण। जो गुप्त काल का प्रथम प्रतापी शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, उसका राज्यारोहण कब हुआ? 320 ईसा पूर्व में। गुप्त काल का प्रारंभ कब माना जाता है? 319 ईसा पूर्व में। तो सम्राट कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी और कनिष्क की मृत्यु 101 ईस्वी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का सिंहासनारोहण 106 ईस्वी। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु कब हुई? 130 ईस्वी। और गुप्त काल का प्रारंभ 319 ईस्वी और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण 320 ईस्वी। उसके बाद में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का राज्यारोहण हुआ। कब हुआ? 335 ईसा पूर्व में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ गुप्त वंश का। इसका राज्यारोहण कब हुआ? 335 ईस्वी में। और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड का राज्यारोहण कब हुआ? 375 ईस्वी में, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है क्योंकि इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो समुद्रगुप्त का राज्यारोहण कब हुआ? 335 ईस्वी में। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यारोहण कब हुआ? 375 ईस्वी में। चीनी यात्री फाहियान का भारत आगमन 405 ईस्वी में। 405 ईस्वी में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और 411 में चला गया, यानी ये 6 साल रुका और 411 में फाहियान भारत से प्रस्थान कर गया। कुमार गुप्त का राज्यारोहण 414 ईस्वी में। स्कंद गुप्त का राज्यारोहण 455 ईस्वी में। और प्रथम जो हूण आक्रमण हुआ अपने भारत पे वो हुआ था 458 ईस्वी में। स्कंद गुप्त की मृत्यु हो गई 467 ईस्वी में। और द्वितीय जो हूण आक्रमण हुआ था 495 ईस्वी में, यानी पहले 458 में हुआ था पहला आक्रमण और 495 ईस्वी में हुआ था दूसरा आक्रमण। हजरत मोहम्मद साहब जिनका मक्का में जन्म हुआ कब हुआ? 570 ईस्वी में। तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। कब हुआ? 570 ईस्वी में। 590 में जो सम्राट हुए हर्षवर्धन, उनका जन्म हुआ और 606 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ। 590 में इनका जन्म हुआ, 606 में सम्राट हर्षवर्धन का राज्यारोहण हुआ। 610 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय का सिंहासनारोहण। चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय थे ये बहुत ही प्रतापी शासक थे। इनका सिंहासन आरोहण कब हुआ? 610 ईस्वी में। हिजरी संवत का प्रारंभ, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जब प्रस्थान हुआ तो हिजरी संवत का प्रारंभ तब हुआ। कब हुआ? 622 ईस्वी में। यानी जो हिजरी संवत है, जो मुसलमानों की जो संवत है, ये 622 वर्ष पीछे चलती है अंग्रेजी साल से। तो हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, इनका मक्का से जब ये मदीना गए तब इस संवत का प्रारंभ हुआ। वैनसांग जो यात्री था ये कब भारत आया? 629 ईस्वी में। और पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया युद्ध में। कब किया गया? 630 से 34। हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज में धार्मिक सम्मेलन, हर्षवर्धन ने एक धार्मिक सम्मेलन किया था कन्नौज में। कब किया था? 643 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष बनाया था इन्होंने इसको वैनसांग को। तो और जो विद्वान इकट्ठा हुए थे तो इसने ये वैनसांग का कुछ
ज़्यादा ही था चाहिए था, तो इन्होंने धमकी दे दी थी कि ह्वेनसांग ने कहा था कि अगर मुझे शास्त्रार्थ में इस बौद्ध धर्म में कोई हरा दे तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। तो हर्षवर्धन ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अगले को ही मार दूंगा अगर किसी ने आपको हराने की कोशिश की। तो इस तरह से इन्होंने पक्षपात लिया उस ह्वेनसांग का, और इस जो धार्मिक सम्मेलन हुआ इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो कनौज में धार्मिक सम्मेलन कब हुआ? 643 ईस्वी में। हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था 644 ईस्वी में, और ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने इस महामोक्ष परिषद में अपने कपड़े तक दान कर दिए थे और अपनी बहन से लेकर दूसरे कपड़े पहने थे। तो महामोक्ष परिषद का आयोजन कब हुआ? 644 ईस्वी में। किसने किया? हर्षवर्धन ने। कन्नौज में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किसने किया? हर्षवर्धन ने। कब किया? 643 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है सिंध पर, कब हुआ? 712 में। और मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दिया गया था, कब दिया गया? 715 ईस्वी में। पाल वंश का संस्थापक गोपाल सिंहासन पे बैठा, कब बैठा? 750 ईसा पूर्व में। तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा हमने। हर्षवर्धन से जो संबंधित जितनी भी तिथियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसने धार्मिक सम्मेलन कब किया था? महामोक्ष परिषद का आयोजन कब किया? अब देखिए 770 ईस्वी में पाल वंशीय धर्मपाल शासक बना, और 793 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय सिंहासन आरूढ़ हुआ। 810 ईस्वी में धर्मपाल की मृत्यु। धर्मपाल शासक कब बना? 770 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कब हुई? 810 ईस्वी में। और जो गोविंद तृतीय जो राष्ट्रकूट शासक था उसकी मृत्यु कब हुई? 814 ईस्वी में। ये जो पाल वंश है, जो राष्ट्रकूट वंश है, और जो ये गुज्जर प्रतिहार वंश है, इसके शासक महत्वपूर्ण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये 3 पक्षों के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य? राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। तो जो पाल वंश का जो धर्मपाल जो शासक था ये 770 ईस्वी में शासक बना, 810 में इसकी मृत्यु हुई। और राष्ट्रकूट जो शासक था गोविंद तृतीय, ये 793 में शासक बना, इसकी मृत्यु 814 में हुई। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार शासक, बहुत ही प्रतापी शासक हुआ है मिहिर भोज। कब शासक बना? 836 ईस्वी में। अब इसकी मृत्यु कब हुई? 885। तो मिहिर भोज जब शासक बना और इनके बीच में जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था कन्नौज के लिए, तो मिहिर भोज इसमें विजयी रहा और इसने गुज्जर प्रतिहारों का इसमें प्रतिष्ठा बढ़ाई त्रिपक्षीय संघर्ष में विजेता रहकर। 973 ईस्वी में परमार शासक मुंज सिंहासन आरूढ़ हुआ। 851 ईस्वी में अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा। अरब यात्री सुलेमान भारत यात्रा पे आया था तो उसने भारत के बारे में वृत्तांत लिखा। और 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। किस राजा पे किया? राजा जयपाल पे। और महमूद गजनवी का जो दूसरा आक्रमण था 1003 ईस्वी में, उसने किस पे किया? आनंदपाल पे आक्रमण किया। 1010 ईस्वी में भोज परमार शासक बना। परमार एक शासक था, भोज वो बना। राजेंद्र फर्स्ट जो चोल वंश का प्रतापी शासक था, 1014 ईस्वी में राजेंद्र फर्स्ट शासक बना। चोल वंश का जो प्रतापी शासक हुआ है। भोज परमार शासक कब बना? 1010 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किसमें किया? महमूद गजनवी ने राजा जयपाल पर। 1003 में आनंदपाल पर। और भोज परमार शासक कब बना? 1010 ईस्वी में। राजेंद्र फर्स्ट चोल वंश का शासक कब बना? 1014 ईस्वी में। अब देखिए दार्शनिक रामानुज का जन्म कब हुआ? 1017 ईस्वी में। महमूद गजनवी का मथुरा व कन्नौज पर आक्रमण 1019 ईस्वी में। राजेंद्र चोल का उत्तरी भारत का अभियान। राजेंद्र चोल बहुत ही प्रतापी शासक हुआ है, तो उसका उत्तरी भारत का जो अभियान था वो उसने कब किया? 1030 ईस्वी में। और महमूद गजनवी की मृत्यु भी कब हुई? 1030 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का गुजरात पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी एक विदेशी आक्रांता था, इसने गुजरात पे आक्रमण कब किया? 1178 ईस्वी में। और मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में। ये दोनों युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर।
ये किस किस के मध्य हुए? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, या आप उसे पृथ्वीराज तृतीय बोल सकते हैं, उन दोनों के मध्य हुए। तो पहला जो युद्ध 1191 में हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य, उसमें विजय हुई पृथ्वीराज तृतीय की और मोहम्मद गौरी को कैद कर लिया गया। बाद में पृथ्वीराज तृतीय ने, क्योंकि ये तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, इसलिए मोहम्मद गौरी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी ने माफ़ी मांग ली और वो चला गया। उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई तैयारियां नहीं की, और मोहम्मद गौरी ने तैयारियां की पूरी जोर शोर के साथ, वापस अपनी सेना इकट्ठी की और उसने दुगने जोश से आक्रमण किया। और पृथ्वीराज तृतीय को इसका अंदाजा भी नहीं था कि उसका वापस आक्रमण हो जाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान के मध्य और मोहम्मद गौरी के मध्य दूसरा युद्ध हुआ 1192 में त्राइन के मैदान में। और कहा जाता है कि इसने सुबह सुबह ही इसकी सेना ने आक्रमण कर दिया। जब क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध माने जाते हैं कि सूर्योदय से पहले आप युद्ध नहीं कर सकते और सूर्यास्त के बाद में आप युद्ध नहीं कर सकते, आप सूर्योदय से पहले नहीं लड़ सकते, तो इन्होंने सूर्योदय से पहले ही राजपूतों पे आक्रमण कर दिया था। और ऐसी 2-4 वजह थी जो पृथ्वीराज तृतीय की हार का कारण बनी। तो त्राइन का द्वितीय युद्ध जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसकी वजह से ये जो मुस्लिम जो आक्रांता थे, इनका राज हुआ भारत में, तो उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा झांसी और मेरठ ये आदि जीते गए। कब? 1193 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा जयचंद गढ़वाल पर आक्रमण 1194 ईस्वी में। जयचंद गढ़वाल जो कन्नौज का शासक था, इसने सहायता की थी मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध, क्योंकि ये पृथ्वीराज तृतीय का शासक था। इसकी जो बेटी थी संगीता, उसे विवाह कर लिया था पृथ्वीराज तृतीय ने इसकी मर्जी के विरुद्ध, इसलिए ये पृथ्वीराज तृतीय का दुश्मन था। तो इसने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था उस युद्ध में, त्राइन के द्वितीय युद्ध में। और बाद में मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया और इसको हरा दिया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कब की? एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, 1206 ईस्वी में। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कब की गई? 1206 ईस्वी में। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का सिंहासन आरोहण कब हुआ? 1211 ईस्वी में। और मंगोल शासक था चंगेज खां, उसने भारत पे आक्रमण किया 1221 ईस्वी में। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पे कब बैठा? 1211 ईस्वी में। मंगोल शासक चंगेज खां का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 1221 ईस्वी में। उसके बाद में इल्तुतमिश का बंगाल और बिहार पर अधिकार 1225 में उसने बंगाल और बिहार पर अधिकार कर लिया था। 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। और 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा खिलत प्राप्त होना। ये खिलत क्या होती है? खलीफा है जो इनके ईरान में जो थे, उनके द्वारा इनको मान्यता दे दी जाती थी कि हाँ आप वहाँ के शासक हैं। तो खलीफा ने इल्तुतमिश को दिल्ली का यानी भारत का शासक होने की मान्यता दे दी। कब दी? 1229 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। उसके बाद में शासक कौन बना? उसके बाद में शासक बना उसकी बेटी थी रजिया। रजिया सुल्तान शासक बनी उनके बाद में। हमारे समाज में या भारत में या विश्व में कहीं भी मान लो, अभी भी औरतों को पुरुषों से कमतर माना जाता है। तो आज से इतने वर्ष पहले अगर किसी औरत को शासक बना दिया जाए, अगर सल्तनत का शासक औरत को बना दिया जाए, तो लोगों से ये बात हजम नहीं हुई और सब ने वहाँ के जो बाकी जो थे इसके नीचे सामंत वगैरह, उन्होंने इसकी हत्या करवा दी रजिया बेगम की 1240 ईस्वी में। उसके बाद में शासक बना जो दूसरा इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन वगैरह, वो शासक बने। 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो किसकी सहायता से राज करता था? बलबन की सहायता से राज करता था। बाद में 1266 में जब नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में बलबन बैठा दिल्ली की गद्दी पे। और बलबन की मृत्यु कब हुई? 1287 में। उसके बाद में 1200 एक तिथि महत्वपूर्ण है, 1288 में मार्को पोलो एक यात्री था, वो भारत आया। और 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्य आरोहण।
जो खिलजी वंश की जिसने स्थापना की, जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना कब की इसने? 1290 ईस्वी में। अब देखिए, जब फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी सल्तनत की स्थापना की दिल्ली में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, जलालुद्दीन खिलजी चाचा था अलाउद्दीन खिलजी का, इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और 1296 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण कब हुआ? 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी को हम शॉर्ट में लिख दिए हैं एके। तो एके ने गुजरात विजय कब की? 1299 ईस्वी में। उसके बाद में एके ने 1301 में रणथंबोर विजय की, 1303 में एके ने चित्तौड़ विजय की, और 1306 से 1313 में दक्षिण भारत में एके का जो था सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में विजय अभियान। ये एक हिंदू था जिसने अपना धर्म परिवर्तन किया और ये मुस्लिम बन गया, तो इसका सेनापति था मलिक काफूर। इसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाए। तो एके ने राज्यारोहण कब किया? 1296 ईस्वी में। गुजरात विजय 1299 ईस्वी में। रणथंबोर विजय 1301 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में। और दक्षिण भारत में विजय 1306 से 1313 के मध्य। और एके की मृत्यु कब हुई? 1316 ईस्वी में। इसके बाद में तुगलक साम्राज्य देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का राज्यारोहण कब हुआ? 1320 ईस्वी में। गयासुद्दीन की मृत्यु 1325 में। और मुहम्मद तुगलक का राज्यारोहण कब हुआ? 1325 ईस्वी में। मुहम्मद तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन की, कब की? 1326 से 1327 ईस्वी के मध्य। उसके बाद में 1329-30 में मुहम्मद तुगलक द्वारा तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया गया था। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता जो यात्री था, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता का भारत आगमन। और 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। कब की? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हरिहर और बुक्का ने। इब्न बतूता भारत कब आया? 1333 ईस्वी में। मुहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्के कब चलाए? 1329-30 ईस्वी में। मुहम्मद तुगलक ने राजधानी चेंज कब की दिल्ली से दौलताबाद? 1326-27 ईस्वी में। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता का भारत से चीन यात्रा के लिए प्रस्थान। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1346 ईस्वी में। और मोहम्मद तुगलक की मृत्यु और फिरोज तुगलक का राज्यारोहण कब हुआ? 1351 ईस्वी में। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु 1351 में, और उसके बाद में फिरोज तुगलक का राज्यारोहण। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 ईस्वी में। तैमूर का भारत पर आक्रमण और दिल्ली का विध्वंस। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, और इतनी बुरी तरह से इसने दिल्ली को लूटा, पूरी तरह से विध्वंस कर दिया, लोगों का सरेआम कत्ल कर दिया गया और पूरी तरह से दिल्ली को लूटा गया। तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में। तैमूर एक लुटेरा था, एक मुस्लिम आक्रांता था, जिसने 1398 में भारत पे आक्रमण किया, पूरी दिल्ली को लूटा, लोगों का कत्लेआम किया, पूरी दिल्ली का विध्वंस कर दिया। उसके बाद में खिज्र खां का दिल्ली पर आक्रमण कब? 1414 ईस्वी में। और सैयद वंश की स्थापना। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां ने। कब की? 1414 ईस्वी में। 1451 में सैयद वंश का अंत और बहलोल लोदी का सिंहासनारोहण। बहलोल लोदी ने सैयद वंश का अंत किया और लोदी वंश की स्थापना की। तो लोदी वंश की स्थापना कब हुई? 1451 ईस्वी में। उसके बाद में गुरु नानक का जन्म, महत्वपूर्ण तिथि कब? 1469 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1538 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म पूछ लिया जाता है, 1469 में हुआ। कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1538 ईस्वी में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म, पश्चिम बंगाल, चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म कब हुआ? 1425 ईस्वी में। बहलोल लोदी की ग्वालियर पर विजय कब? 1487 में। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में। और इनकी मृत्यु कब हुई? 1538 में। और बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कब की? 1451 ईस्वी में।
उसके बाद में देखिए जो एक महत्वपूर्ण तिथि आती है सिकंदर लोदी का राज्यारोहण। सिकंदर लोदी का राज्यारोहण कब हुआ? 1489 ईस्वी में। और सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना, लेटेस्ट अभी पूछा गया था एसआई में कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। कब की? 1504 ईस्वी में। कृष्णदेव राय थे जो विजयनगर के शासक, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। कहाँ के शासक थे ये? विजयनगर के। कब बने? 1509 ईस्वी में। और इनका जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1509 से 1529 तक। पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा कब छीना? 1510 ईस्वी में। और इब्राहिम लोदी गद्दी पर कब बैठा? 1517 ईस्वी में। फिर इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ये युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध था। ये कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ और इससे मुगल साम्राज्य की नींव भारत में होती है। ये हो गई प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण तिथियां। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।